हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला की अनमोल धरोहर, जहां मिट्टी में बसी है एक सम्राट की कहानी, वहीं खड़ा है भारत का पहला गुंबदनुमा बाग मकबरा। हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य का इतिहास, जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत से 19वीं शताब्दी के मध्य तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और इसका अंत अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ हुआ। मुगल साम्राज्य 1526 से 1857, अवधि लगभग 331 वर्ष। नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 बाबर का बेटा, लेकिन शासन में उतना सफल नहीं रहा। उसके बाद आता है अकबर महान 1556 से 1605। हुमायूं का पुत्र केवल 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, सबसे सफल मुगल सम्राट जिसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं के मकबरे की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला, गार्डन टॉम बाग मकबरा। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जिसे 4 बाग शैली में बनाया गया है। एक मुगल उद्यान जिसमें 4 बाग होते हैं। हुमायूं का मकबरा 1565 ईस्वी में बनना शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ इसका निर्माण। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने उनके निधन के बाद करवाया था। ये आलीशान मकबरा है दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में। बताया जाता है इस मकबरे के चारों ओर कभी एक पूरा गांव हुआ करता था, जो आज के समय में नहीं है, लेकिन वो एक इतिहास है और वो आज भी पन्नों पर मिल जाता है। अगर बात करें मकबरे की वास्तुकला की, तो इसमें ईरानी, पर्शियन और भारतीय शैलियों का संगम है। मुख्य वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास थे, जो ईरान से आए थे। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर। इसका ढांचा लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसमें संगमरमर की नक्काशी की गई है। यूनेस्को ने इस मकबरे को 1993 में विश्व धरोहर घोषित किया था, जिसमें बहुत सारे पर्यटक हर साल इसको देखने के लिए आते हैं। अगर बात की जाए मकबरे के मुख्य गुंबद की, तो सफेद संगमरमर का बना है, जो दूर से ही दिखता है। मकबरे की ऊंचाई लगभग 47 मीटर है। ये मकबरा मुगल वास्तुकला की शुरुआत माना जाता है, जिसने आगे चलकर ताजमहल जैसे अजूबों को जन्म दिया। मकबरे में हुमायूं के अलावा कई अन्य मुगल शहजादों की कब्रें भी हैं, जिससे यह एक डायनेस्टी टॉम्ब भी बन जाता है, जिसे हम आगे चलकर देखने वाले हैं। दिल्ली के दिल में यमुना नदी के किनारे बसे निजामुद्दीन क्षेत्र में एक भव्य इमारत खड़ी है, हुमायूं का मकबरा। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक सम्राट के सपनों और उसके युग की शान का प्रतीक है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का संकल्प लिया, जो न केवल उनकी विरासत को अमर करे, बल्कि भविष्य की वास्तुकला को भी दिशा दे। मीरक मिर्जा घियास एक फारसी कलाकार, जिनकी दृष्टि ने ईरानी शैली को भारतीय जमीन पर जीवंत कर दिया। यह मकबरा भारत का पहला 4 बाग शैली का मकबरा था। 4 भागों में बटा एक समृद्ध उद्यान, जिसमें जीवन और मृत्यु का संतुलन दर्शाया गया। मकबरे की दीवारें और गुंबद लाल बलुआ पत्थर में जड़ा सफेद संगमरमर, विशाल गुंबद, ऊंचे मेहराब, सब मिलकर इसे एक राजशाही और आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर है, जो दिल्ली के आकाश को चूमती है। यह केवल हुमायूं का विश्राम स्थल नहीं, यहाँ 150 से भी अधिक मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें मौजूद हैं। इसलिए इसे कहा जाता है मुगल वंश का मकबरा।
यह कह सकते हैं 150 से भी अधिक मुगल परिवार के सदस्यों का कब्रिस्तान, जिसे शाही कब्रिस्तान भी कहा जाता है। 1993 में जब हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, आज यह न सिर्फ इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक गर्व का स्थल बन चुका है। हुमायूं का मकबरा एक पुल है अतीत है और वर्तमान के बीच। यह हमें याद दिलाता है कि विरासत सिर्फ इतिहास नहीं होती, वह आत्मा होती है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आइए एक नज़र डालते हैं मुगलों के इतिहास पर। वे भारत में कैसे आए और उन्होंने क्या क्या अपने बादशाह चुने और उन्होंने दिल्ली में कब से कब तक अपनी सत्ता हासिल की। अभी थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में देता हूँ। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से 1530। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने भारत में बारूद और तोपखाने का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। दूसरे नंबर पर आता है नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। बाबर का बेटा, लेकिन शासन में उतना सफल नहीं रहा जितना बाबर रहा। शेरशाह सूरी ने उसे हराकर सत्ता छीन ली और सूरी वंश की स्थापना की। 1555 में हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त की, लेकिन एक साल बाद ही सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तीसरे नंबर पर आता है अकबर महान 1556 से 1605। हुमायूं का पुत्र केवल 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा, सबसे सफल मुगल सम्राट जिसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, धार्मिक सहिष्णुता की, दीन ए इलाही और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध रहा। बीरबल, टोडरमल, अब्दुल फजल जैसे नवरत्न उसके दरबार में थे। नूरुद्दीन जहांगीर 1605 से 1627। अकबर का पुत्र, असली नाम सलीम। कला, संस्कृति और चित्रकला को बढ़ावा दिया। उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में बड़ा प्रभाव था। पांचवें नंबर पर आता है शाहजहां 1628 से 1658। जहांगीर का बेटा। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे महान स्मारक बनवाए। उसके अंतिम दिनों में बेटे औरंगजेब ने उसे बंदी बना लिया था। 6 नंबर पर आता है औरंगजेब 1658 से 1707। आखिरी महान मुगल सम्राट। धर्म के प्रति सख्त। औरंगजेब ने दक्षिण भारत तक साम्राज्य फैलाया, लेकिन अत्यधिक युद्धों से साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि फिर उसका पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन 1707 से 1857। बहादुर शाह जफर 1707 से 1712। औरंगजेब का बेटा, कमजोर शासक। जहांदार शाह 1712 से 1713 दरबारी षड्यंत्रों में उलझा रहा। फारूक शियार 1713 से 1719 सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पर आया, बाद में उन्हीं ने हटाया। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। लंबे शासनकाल के बावजूद शासन कमजोर होता गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके कोहिनूर और मयूर सिंहासन लूट लिया। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 अयोग्य शासक। आलमगीर 1754 से 1759 षड्यंत्रों का शिकार। शाह आलम 1759 से 1806। मुगल केवल नाम मात्र के सम्राट रह गए थे। 1764 में बक्सर की लड़ाई में हार के बाद ब्रिटिश प्रभाव बढ़ा। अकबर शाह 1806 से 1837 ब्रिटिश संरक्षण में रहा। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 अंतिम मुगल सम्राट। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह में प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। विद्रोह विफल होने के बाद अंग्रेजों ने उसे
गिरफ्तार कर बर्मा म्यांमार में निर्वासित कर दिया। 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया और मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर ने 1526 में की और इसका अंत बहादुर शाह जफर के साथ 1857 में हुआ। शुरुआती 5 मुगल सम्राट बाबर से औरंगजेब तक साम्राज्य को मजबूत और विस्तृत करते रहे, लेकिन औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन शुरू हुआ और धीरे धीरे वे केवल नाम मात्र के सम्राट रह गए और इस मकबरे में 150 से ज़्यादा मुगल दफन होते गए, जो आज लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। मकबरे को बहुत शानदार और भव्य बनाया गया था, जिसे उनकी राजशाही का पता चलता है। ये सामने हुमायूं की कब्र है और इसके आसपास बहुत सारे मुगल वंशज दफन हैं जो कभी दिल्ली पर अपनी सत्ता जमाए बैठे थे, आज वो मिट्टी के नीचे हैं। मकबरे को अंदर से बहुत ही शानदार ढंग से संगमरमर से सजाया गया और बहुत सारा इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया और बहुत बड़ा इसके अंदर एक गुंबद बनाया गया, जो मुगलों के या किसी के भी मकबरे में इतना बड़ा गुंबद नहीं है जो हुमायूं के मकबरे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गुंबद के जस्ट नीचे हुमायूं की कब्र है और उसके आसपास बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जहां पर दूसरे मुगल वंशज दफन हैं। हालांकि कब्रों को नीचे बनाया जाता था क्योंकि इस्लामिक कल्चर के हिसाब से उनको दफनाया जाता था जमीन के अंदर, लेकिन राजशाही होने के बावजूद उसको दिखाने के लिए इस मकबरे का निर्माण किया गया था, जिससे दूर से पता चल सके ये किसी राजशाही परिवार का कब्रिस्तान है। दोस्तों, यह मकबरा भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे मुगल वास्तुकला का पहला बड़ा उदाहरण माना जाता है। इस मकबरे को बनने में लगभग 15 लाख रुपए मुगल कालीन मुद्रा में खर्च हुए थे। यह राशि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी। इसकी फंडिंग हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने करवाई थी, जिन्होंने यह मकबरा उनके सम्मान में बनवाया था। अगर बात करूं इस मकबरे में लगे हुए मजदूरों या मिस्त्रियों की, तो इस मकबरे की बनावट में ठीक संख्या का ऐतिहासिक उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1000 से 1500 कारीगर और मजदूर इस परियोजना में वर्षों तक लगे रहे होंगे। इसमें मुख्यतः पत्थर काटने वाले कारीगर, वास्तुकार, मुख्य वास्तुकार जो मैंने आपको बताया मीरक मिर्जा घियास थे, राजमिस्त्री, चित्रकार और बागबान भी शामिल थे। अगर बात की जाए इस मकबरे की, तो तकरीबन यह मकबरा 27 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक 4 बाग शैली में बना है, जिसमें मुख्य मकबरा, कई अन्य कब्रें, जल चैनल और फव्वारे, चारों ओर से घिरे बाग और रास्ते शामिल हैं। इस ऐतिहासिक मकबरे के अंदर आने के लिए चारों तरफ रास्ते खोले गए थे, जहां पर बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल आप एक ही रास्ते से इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, जो निजामुद्दीन की तरफ से आता है। मुगल डायनेस्टी भारत में एक ऐसी डायनेस्टी है जिसने शुरू से लेकर अपने आखिरी पड़ाव तक भारत में ऐसी ऐसी ऐतिहासिक चीजें बनाई हैं जिन्हें आज भी लोग देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनमें से एक है ये हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगलों का शाही कब्रिस्तान भी कहा जाता है, और बहुत सारे मुगल इसके अंदर दफन हैं। इसकी बनावट आप देख सकते हैं। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना इसमें आपको देखने को मिलेगा। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया और
एक दूसरे के अंदर फंसाया गया, जैसे इस पर बहुत समय से पेंट हुआ हो। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस मकबरे पर कोई पेंट या किसी भी प्रकार के रंग कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थरों को काटकर कारीगरों द्वारा उनकी कारीगरी का अमूल नमूना यहाँ पर दर्शाया गया है। किस तरीके से इन पत्थरों को काटकर उस समय में स्थापित किया गया था। और चार बाग शैली में बना ये मकबरा एक बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान है। बताया जाता है कि जब अंग्रेजों ने 1857 में लाल किला पर हमला बोला तो वहां पर मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर मौजूद थे। वो अपने 2 बेटों और अपना कुछ साजो सामान के साथ लाल किले से एक सुरंग आती है हुमायूं के मकबरे तक, वो इसी मकबरे में आकर निकले थे। लेकिन बाद में अंग्रेज सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और रंगून की जेल में भेज दिया। और उनके बेटों को बताया जाता है कि उनके सर काटकर नदियों में बहा दिए थे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जब मुगल डायनेस्टी का अंत हुआ तो आखिरी मुगल बादशाह को इसी मकबरे से जीवित गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे फिर रंगून म्यांमार भेज दिया गया था। हुमायूं का पालन पोषण एक शाही माहौल में हुआ। उनके पिता बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठे। उन्होंने शुरू में गुजरात, बंगाल और अफगान क्षेत्रों में अभियान चलाई, परंतु उनकी निर्णय शक्ति और राजनीतिक अनुभव की कमी के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं के शासनकाल का सबसे बड़ा संकट शेर खान, बाद में शेर शाह सूरी के रूप में सामने आया। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और वे लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन रहे। 1555 में फारसी सम्राट शाह तहमास की मदद से हुमायूं ने भारत पर पुनः आक्रमण किया और दिल्ली की सत्ता फिर से हासिल की। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अपनी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र अकबर मात्र 13 वर्ष का था, जिसे बाद में महान मुगल सम्राट के रूप में शासन किया। हुमायूं का जीवन एक ऐसे सम्राट की कहानी है जिसने संघर्षों के बीच कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार गिरी हुई सत्ता को पुनः हासिल किया और अपने पुत्र अकबर के लिए एक सशक्त साम्राज्य छोड़ा। हुमायूं का मकबरा, जहां एक बादशाह सोता है और इतिहास जागता है। मुगल डायनेस्टी पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।